हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। और आज हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं बेटा, वो जाके वो पहले तीनों वीडियोस देखाएं और फिर आज, ताकि आपको एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कल जैसे बेटा हम लोगों ने क्या किया था बेटा, हम लोगों ने किया था कि डाइजेशन किस तरीके से होता है। हमने पूरा देखा कि स्टमक में कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है, और इवन जो एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनका क्या रोल है। तो वो सब हमने कल डिटेल में किया था। अब बात आती है बेटा कि जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि माल्टोज, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि गैलेक्टोज, ये सब सुक्रोज। सुक्रोज का किस में टूटता है बेटा, मैंने कल बताया था ग्रैंड फादर यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूटता है। तो इस तरह जो भी एंड प्रोडक्ट्स हैं बेटा, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब होंगे, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी ना बेटा। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। तो आज हम देखते हैं कि वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। तो बेटा हम शुरू करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, देखो बेटा, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट है, जो सिंपल शुगर्स हैं हमारी, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लास्ट जो लेयर है कौन सी, म्यूकोसा, लेकिन किसकी, इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, जेजिनम और इलियम की, जो लास्ट लेयर है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, उससे पास होते हुए ब्लड और लिम्फ में चले जाते हैं, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो बेटा एक एक वर्ड पे स्ट्रेस देना है, उसको ध्यान से देखना है। इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब बेटा जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट क्या होते हैं, अपने आप बहते हुए चले जाते हैं, बड़े सीधे से होते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं, अपने आप चले जाते हैं। कुछ बड़े होते हैं, भारी भरकम होते हैं, चला फिरा ही नहीं जाता, उन्हें किसी की मदद की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, कि कुछ अपने आप चल सकते हैं, कुछ को किसी प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो इसी बेसिस पर हमने इन मैकेनिज्म्स का नाम दिया है कि ब्लड और लिम्फ में प्रोडक्ट को जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, बस में जाएंगे, ट्रक में जाएंगे, पैदल जाएंगे, ये डिसाइड करेंगे। तो उनका तीन ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से तीन ट्रांसपोर्ट है, पैसिव, एक्टिव एज वेल एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो बेटा कौन से ट्रांसपोर्ट से जाएगा, अब आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स में एग्जांपल दिया है क्लोराइड आयन। ये जनरली सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिंपल डिफ्यूजन से मतलब अपने आप मूव करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ब्लड के अंदर इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, इधर हमारे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो ये अपने आप, पानी को भी डालो तो हायर से लोअर की तरफ अपने आप जाता है ना, तो ये सिंपल डिफ्यूजन मेथड से अपने आप चले जाते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, अमीनो एसिड कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं बेटा, सिंपल डिफ्यूजन मेथड से एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। मैंने क्या बताया कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इनका जो रास्ता बनता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन मतलब कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है। ग्रेडियंट जहां पर भी वर्ड आता है बेटा, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। एक जगह मात्रा ज़्यादा है उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ज़्यादा, एक जगह मात्रा कम है उसको कहते हैं कंसंट्रेशन कम। दोनों को जब माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है सब्ट्रैक्ट करके उसको कहते हैं ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कुछ सब्सटेंसेस ग्लूकोज
एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ करियर प्रोटीन। सारा का सारा ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जा रहा है, कुछ ग्लूकोज और अमीनो एसिड प्रोटीन की मदद से भी जा रहे हैं। तो जहां हम प्रोटीन को यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कैरियर प्रोटीन क्या होती हैं बेटा, जैसे कि हम वैष्णो देवी जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोग ओल्ड पीपल हैं, डिजीज्ड पीपल है, किसी के घुटनों में दर्द है, बच्चे हैं वो चल नहीं पाते हैं, तो पालकी वहां पर होती है, कुछ लोग उस पालकी में उनको बिठाकर लेके जाते हैं, वो कैरियर हो गए। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो अपने ऊपर लाद के, अपने ऊपर बिठा के ग्लूकोज और अमीनो एसिड को छोड़कर आ जाती है। तो जब हम कैरियर प्रोटीन का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उस मैकेनिज्म को कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं बेटा उस मैकेनिज्म को? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन बस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है बेटा, और फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट मतलब करियर प्रोटीन का हम यूज कर रहे हैं। अब देखो बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज और अमीनो एसिड किस पर डिपेंड करते थे? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। लिक्विड के, वाटर के केस में हमेशा ऑस्मोसिस यूज करते हैं हम। ऑस्मोसिस भी आपको पता है सबको, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, और डिफ्यूजन जनरली गैसेस का होता है या स्मॉल मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है, तो वाटर के केस में हमने कौन सा ग्रेडियंट यूज किया? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हैंस रिक्वायर्स एनर्जी। अब ये क्या होता है बेटा? अब आपने फैसिलिटेटेड के बारे में तो पढ़ लिया कि करियर प्रोटीन होती है, वो अपने ऊपर लाद के ग्लूकोज और अमीनो एसिड को ले जाती हैं, तो वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया। ऑस्मोसिस भी पता है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जा रहा है, या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ कौन जा रहा है? पानी। वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से चला गया। कुछ ग्लूकोज और अमीनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन से चले जाते हैं, अपने आप बेचारे पैदल पैदल चले जाते हैं, वहां पे मात्रा ज्यादा है, भीड़ भड़क्का हो गया, उनका दम घुट रहा है, तो वो उस जगह पे चले जाते हैं जहां पर खाली जगह है। ठीक है, इस तरीके से। अब आती है एक टर्म आती है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो बेटा, ऊपर से पानी नीचे गिरता है, अपने आप गिरता है, किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, ये हमारा हो गया सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। ठीक है, लेकिन जब आपको टंकी में पानी चढ़ाना होता है ऊपर, जो कि ऊपर रखी हुई है, तो आप क्या करते हो? मोटर ऑन करते हो। मोटर क्यों ऑन करते हो? क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको काम करना है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्योंकि अगेंस्ट आपको काम करना है, तो उसमें एनर्जी चाहिए, उसके लिए आप मोटर ऑन करते हो। ठीक है ना बेटा, जहां पर पानी ज्यादा है वहां से, और जहां कम है वहां अपने आप बह जाएगा। लेकिन अगर उल्टी दिशा में लेके जाना हो तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, उसको पुश करना पड़ता है, उसको धक्का देना पड़ता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां हमें एक चीज को दूसरी जगह लेके जा रहे हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, की जहां कंसंट्रेशन कम है वहां से हम लेके जा रहे हैं ज्यादा। भीड़ भड़क कोई नहीं जाना चाहता ना, सब खुला खुला रहना पसंद करते हैं। अब मुझे कोई कह दो कि भीड़ में जाके रह लो, वहां जाके, नहीं, मुझे तो लगेगा नहीं यार, मेरा घर अच्छा है जहां पर हम अपना 4 लोग रहते हैं, वो बेटर है। और अगर हमें, तो उसको पुश करना पड़ेगा, मुझे पुश करना पड़ेगा कि वहां जाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई नहीं जाता, तो धक्का देना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम आयन ब्लड में एब्जॉर्ब इस मैकेनिज्म से भी होते हैं। अब ग्लूकोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सिंपल डिफ्यूजन तीनों से हो रहा है एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये ग्लिसरॉल होते हैं, ये तो इनसॉल्युबल होते हैं, है ना, पानी के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते ना बेटा, पानी के अंदर ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं इनसॉल्युबल, पानी के अंदर ये नहीं घुलते हैं। तो ये जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, तो बेटा ये कैसे, ये किस तरीके से होंगे फिर? ठीक है, तो ये किस तरीके से होंगे बेटा? ये क्या करते हैं बेटा, इनको हम पहले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इनको हम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर ब्रेक करते हैं।
ठीक है। तो ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरोलिन को हम तोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको, तो सबसे पहले छोटे छोटे ड्रॉपलेट में हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर हमने इन्हें ब्रेक कर दिया है, उसे हमने कहा मीजल्स। क्या कहा? मीजल्स। ठीक है, अब ये मीजल्स जाते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की तरफ। ये मीजल्स जाते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की तरफ। ठीक है, अब वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर क्या होता है, ये जो मीजल्स हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, ये जो मीजल्स हैं ये वापस से स्मॉल प्रोटीन कोटेड, मतलब ये फैट के बने हुए हैं ये मीजल्स, इनके ऊपर प्रोटीन की एक कवरिंग आ जाती है। किसकी कवरिंग आ जाती है? प्रोटीन की। किसकी कवरिंग आ जाती है? प्रोटीन की। तो इसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या कहते हैं बेटा हम इन्हें? काइलोमाइक्रोन। अब ये स्मॉल मीजल्स कोटेड विद प्रोटीन, ये कहां पर जाते हैं? हमारे लिम्फ वेसल्स में। कहां जाते हैं बेटा ये हमारे? लिम्फ वेसल्स आपने पढ़ी थी ना, विलाई के अंदर एक जो लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्टियल। क्या कहते हैं? लैक्टियल। ये उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, अब ये लिम्फ वेसल्स इन काइलोमाइक्रोन को अल्टीमेटली ब्लड के अंदर छोड़ देती है। ठीक है, अब दोबारा से मैं आपको बता रही हूं, समझ लेना। जो फैटी एसिड्स होते हैं और जो ग्लिसरॉल होते हैं वो डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, वो सबसे पहले छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूट जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं मीजल्स। अब ये जो मीजल्स हैं ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के पास चले जाते हैं, लेकिन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनको अब भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो क्या होता है, इनके ऊपर एक स्मॉल प्रोटीन की कवरिंग आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स। इन मीजल्स के ऊपर ये जो प्रोटीन की कवरिंग आई है इसे हमने क्या कहा? काइलोमाइक्रोन। ठीक है, अब ये काइलोमाइक्रोन डायरेक्टली नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले लैक्टियल्स, विलाई के अंदर जो लिम्फ वेसल्स है जिसे हम लैक्टियल्स कहते हैं वहां पर जाती हैं, और ये लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली इनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ देते हैं। समझ आया बेटा? ये लिम्फ, आपको एक एक चीज ना अच्छे से सुननी और पढ़नी जरूरी है बेटा। ठीक है, आपको एक एक चीज अच्छे से सुननी और पढ़नी जरूरी है। समझ आया? अब देखो बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एब्जॉर्प्शन माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। अब क्वेश्चन आता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो बेटा ये जो टेबल है इसके अंदर समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन लिखी हुई है, तो इसको जरा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माउथ में किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है। देखो, कुछ मेडिसिन्स हैं, ठीक है, वो जैसे ही जो म्यूकोसल लेयर है, ठीक है, जो म्यूकोसल लेयर है उसके जैसे ही उसके पास आती है या फिर लोअर साइड ऑफ टंग में आती है तो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती है। इंपॉर्टेंट, कुछ मेडिसिन्स जैसे ही माउथ की म्यूकोसा लेयर के पास आती है या लोअर साइड ऑफ टंग के पास आती है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड ब्लड कैपिलरीज है उसमें डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आप इतनी सारी राम कहानी पढ़ लेते हो डाइजेशन की, अरे यार हमें तो वॉटसन डक्ट याद रखनी है, स्टिनसन डक्ट याद रखनी है, अरे एम्फुला ऑफ वेटर याद रखना है, तो इन बड़ी बड़ी जो तुम चीजें होती है उसमें तुम बेसिक चीजें छोड़ ही देते हो, गुम कर देते हो, गुम हो जाते हो। अरे उसके मॉड्यूल लेंगे हम, तो उसमें तो देखो 4 चीजें नहीं बताई गई हैं, फिर जब नीट का पेपर दे के आते हो तो फिर इंटरव्यू लू तो सारे बच्चे अरे सब एनसीईआरटी में से आया था, अरे वो तो बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं टीचर, अरे उनके पास तो नहीं जाना चाहिए था। तो बाद में रोने से अच्छा है बेटा समझ लो, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, हाई फाई नहीं आता, बेसिक चीजें आती हैं, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो एनसीईआरटी बाइबल है तुम्हारी, उसको रट लो। ठीक है, अब है स्टमक। अब स्टमक के अंदर किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है बेटा? पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल शुगर जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और अल्कोहल भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है बेटा, वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। अब हम बात करते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन होता है, तो इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ द
न्यूट्रिएंट। ओके, द डाइजेशन इज कंप्लीट हेयर, इंपॉर्टेंट लाइन है। डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है? ड्यूडेनम में, हमने ऊपर पढ़ा था। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं डाइजेशन के, कौन कौन से होते हैं बेटा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड्स, यही होते हैं फाइनल प्रोडक्ट। ये कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं? इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर में, और वहाँ से कहाँ चले जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ में, जो कि हम पहले अच्छे से ऊपर पढ़कर आए हैं। समझ आ गया? तो प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन सा होता है बेटा? कौन सा होता है प्रिंसिपल? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे इंपॉर्टेंट वाटर। वाटर एक स्टमक में हुआ था आपके, ये देखो, और एक कहाँ हो रहा है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन में। कुछ मिनरल और कुछ दवाइयाँ। दवाइयाँ या तो माउथ में एब्जॉर्ब हो रही हैं या कहाँ हो रही हैं? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बेटा इसे कंपैरेटिव वे में पढ़ोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। तो आपको हमेशा क्या करना है बेटा? कंपैरेटिव वे में पढ़ना है, कंपैरेटिव वे में पढ़ना है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? अब एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, अब क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए। अब ये एब्जॉर्ब जो सब्सटेंसेस हैं ये कहाँ पहुँचते हैं बेटा? ये पहुँचते हैं हमारे टिश्यूज़ में। भाई उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो ये कहाँ पहुँचते हैं? हमारे टिश्यूज़ में, और वहाँ जाके एनर्जी देते हैं। ब्लड से कहाँ पहुँचे? डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ में, और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग टिश्यूज़ उनको यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। इंजेशन समझ में आ गया? खाना। डाइजेशन का पूरा हमने ऊपर पढ़ लिया, कैसे डाइजेस्ट होता है। एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ लिया, कहाँ से? इंटेस्टाइन से या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ पहुंचे? ब्लड में, म्यूकोसा लेयर से। ठीक है, ब्लड में पहुंचे, उसे एब्जॉर्प्शन कह दिया, या फिर लिम्फ वेसल्स में पहुंचे, उसको एब्जॉर्प्शन कह दिया। अब ब्लड क्या करेगा? उन्हें टिश्यूज के पास लेके जाएगा, और टिश्यू अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज करेंगे एनर्जी के लिए। उसको हमने कहा एसिमिलेशन। ठीक है, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज विच यूटिलाइज दैम फॉर देयर एक्टिविटीज। वो उसको एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? एसिमिलेशन। क्या कहा बेटा? एसिमिलेशन। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज थी एब्जॉर्ब हो गए, वो सब तो आ गए हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बच गया, जो डाइजेस्टिव वेस्ट जिसे हमने कहते हैं, ये सॉलिडिफाइड हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? फीकस में। कहाँ स्टोर हो जाता है? रेक्टम में। ये हमें पता है। अब क्या होता है, जब ये रेक्टम में स्टोर हो जाता है ना, तो ये न्यूरल रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन को मैसेज भेजता है, जिसे कहते हैं न्यूरल रिफ्लेक्स। ब्रेन को मैसेज भेजता है कि भैया मेरे पास बहुत सारा अनडाइजेस्टेड मैटर इकट्ठा हो गया है। तो ब्रेन, जिसकी वजह से जो डिजायर होती है ताकि इसको रिमूव कर दें, तो यहाँ पर जो वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है न्यूरल रिफ्लेक्स। क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूरल रिफ्लेक्स। तो ये जो वर्ड है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो जो इजेशन ऑफ फीकस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, एनल की जो ओपनिंग होती है उससे इजेशन करना बाहर की साइड, उसे कहते हैं डीफिकेशन। क्या कहते हैं? डीफिकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक तो न्यूरल रिफ्लेक्स, दूसरा ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, ये आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है, तो ये वॉलेंट्री प्रोसेस है। और इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट जैसे आपने ईसोफेगस में पढ़ा था, सिकुड़ना खुलना, सिकुड़ना खुलना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जैसे अर्थवॉर्म चलता है। ठीक है, तो मास पेरिस्टैटिक मूवमेंट, वॉलेंट्री प्रोसेस, न्यूरल रिफ्लेक्स, तो तीन चीजें आपको ये इजेशन में, डीफिकेशन के अंदर याद रखनी है। ठीक है, 3 थिंग्स आपको इसमें रिमेंबर करनी है। अब बेटा, अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, द inflammation of the intestinal tract is most common ailment due to bacterial और viral infection। कई बार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया घुस जाता है, और जनरली वो कहाँ पर अटैक करते हैं? वायरस या बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में, और उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, गुच्छा बन जाता है, या फिर किसी भी तरीके की आपको एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत ही कॉमन है।
ठीक है। अब ये जो इन्फेक्शन है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है ये किस किस के कारण हो जाता है? ये पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन, टेपवर्म के कारण भी हो सकता है, राउंड वर्म के कारण भी हो सकता है, थ्रेड वर्म के कारण भी हो सकता है, हुक वर्म के कारण भी हो सकता है और पिन वर्म के कारण भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण। इसके अलावा कुछ वर्म हैं जिनके कारण भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने किया टेपवर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म एंड द पिन वर्म। ठीक है, अब सबसे पहले हम करते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस जो डिजीज है, जॉन्डिस में आपको पता है बेटा बहुत ही कॉमन डिजीज है जिसे हम हिंदी में पीलिया कहते हैं। इसमें हमारी क्या होती है, आईज, स्किन सब येलो येलो हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि लीवर की ये डिजीज है। लीवर क्या रिलीज करता है? बाइल रिलीज करता है। वो रिलीज ही नहीं कर पा रहा है ढंग से बाइल, और जिससे बाइल पिगमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से पीलापन आ जाता है। तो जो जॉन्डिस डिजीज है इसमें कौन इफेक्ट करता है? अफेक्ट होता है लीवर। जो स्किन और आईज है वो कैसे रंग की हो जाती हैं? येलो कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाइल पिगमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनका रिमूवल नहीं हो रहा है और लीवर ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं वॉमिटिंग। कई बार क्या होता है बेटा, ज्यादा खा लिया जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हम खा लिया जाता है तो हमारा जो मेडुला है, ब्रेन में जो मेडुला है, उसका जो वोमिट सेंटर है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। भैया कितना खाओगे, खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, टेस्ट पे कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और कहता है भैया बस करो। और वो एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोसेस है, एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोसेस है, तो जिससे जो अंदर का खाया पिया है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं वॉमिटिंग। तो कौन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? वॉमिटिंग क्या होती है बेटा? इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। माउथ से स्टमक का जो कंटेंट है वो बाहर आ रहा है। ये रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस है जिसको कौन कंट्रोल करता है? वॉमिट सेंटर। ये वॉमिट सेंटर कहां पर होता है? मेडुला के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नॉजिएटेड लगता है और उसके बाद मतलब जी मिचलाता है हमारा, बहुत गंदा गंदा सा लगता है, और उसके बाद वॉमिटिंग आ जाती है, और वॉमिटिंग आने के बाद हम बहुत ही रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक्सेस में हो जाए तो पानी की कमी हो जाती है, तो इस केस में हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा डायरिया। ठीक है, अब डायरिया क्या होता है? जो बाउल की मूवमेंट है, जो फीकल मैटर की मूवमेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वो उसमें ना वाटरी फ्लूइड ज्यादा आता है, पानी ज्यादा आता है। ठीक है, उसे डायरिया कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एब्जॉर्ब है, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो ढंग से नहीं हुआ है, हो रहा है डायरिया की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ढंग से नहीं हो रहा है और वो पास आउट हो रहा है, जल्दी जल्दी पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो डायरिया क्या है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट या फीकल मैटर जिसे हम कह सकते हैं, एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज। मैंने बताया फीकल में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है जिसे हम डायरिया कहते हैं, और ये किस चीज को भी रिड्यूस करता है? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को रिड्यूस करता है। फूड तो क्या होगा? फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ब्लड तक नहीं पहुंच रहा है, टिश्यूज तक एनर्जी नहीं पहुंच रही, आप लेथार्जी फील करोगे। कई मामलों में इतना ज़्यादा ये बढ़ जाता है कि हमें जाके सलाइन चढ़वाना पड़ता है, ड्रिप लगवानी पड़ती है। तो बेटा ये भी पानी की वजह से हो सकता है, वाटर बॉर्न डिजीज है, पानी में इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से ये हो सकता है। अब डायरिया का बेटा उल्टा क्या होता है? बेटा डायरिया का उल्टा होता है कॉन्स्टिपेशन। डायरिया में तो बहुत जल्दी जल्दी हम लूज मोशन जा रहे हैं, हमें फीकल मैटर डिस्चार्ज करना पड़ रहा है। कॉन्स्टिपेशन में क्या है? इरेगुलर बाउल मूवमेंट, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो जो फीकस मैटर है वो जो कोलोन है वहां पर रिटेन हो जाता है, वहां पर जाके रह जाता है और वो कहता है भैया मेरा मन नहीं है, मैं कभी जाऊंगा कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसे हमने कहा कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है? द फीकस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन, कोलोन के अंदर ही रिटेन्ड हो जाता है क्योंकि बाउल मूवमेंट इरेगुलरली हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे बेटा अगर कॉन्स्टिपेशन होता है इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को हेडेक रहता है, बहुत अच्छा सा नहीं लगता है क्योंकि पॉइजनस गैसेस रिलीज होती है। जब गंदगी आपके पेट में होगी तो गैसेस रिलीज होगी ना, तो ये भी एक सीरियस डिजीज है। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन मतलब प्रॉपरली खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है।
ठीक है, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं खाने का मन कर रहा, फुल फील होता है हमें हमेशा। ठीक है, तो इसके रीज़न क्या है भाई? खाना डाइजेशन होने में तो एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल है, सलाइवरी अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। हो सकता है कि वो उनका सेक्रीशन अच्छे से नहीं हो रहा हो, या जो हमने खाना खाया है उसमें कुछ फूड पॉइजनिंग हमें हो गई है, वो खाना अच्छे से नहीं हुआ है, ओवर ईटिंग कर लिया, ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया है, तो ये सब रीज़न हो सकते हैं इनडाइजेशन के। तो इस कंडीशन के अंदर फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस। अब इनडाइजेशन के कॉजेज क्या है मैंने बताया, जैसे इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रीशन, एंजाइम प्रॉपर जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतने सेक्रीट नहीं हुए हैं, कोई टेंशन है, एंजाइटी है, उस वक्त भी खाने का मन नहीं करता है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, या फिर हमने स्पाइसी फूड बहुत ही ज़्यादा खा लिए हैं। तो ये रीज़न हो सकता है बेटा आपका इनडाइजेशन का। बेटा अब हम पढ़ते हैं बेटा लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीईएम। पीईएम क्या होता है बेटा? प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन ये जनरली बेटा देखो बेटा, मतलब प्रोटीन की कमी हो जानी। आपने काफ़ी सारे बच्चे देखे होंगे, या फिर आप फोटोज़ भी काफ़ी सारे बच्चों के देख रहे होंगे जिनके यहाँ पे मसल्स दिखाई देती है, बहुत ही लिम्स मसल सब दिखाई देती हैं। ऐसे बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट नहीं मिलती है। क्या होता है बेटा, जब बच्चा बॉर्न होता है, ठीक है, उस वक्त उसको माँ के दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी दूसरी जल्दी हो गई है, या फिर कोई प्रॉब्लम माँ को हो गई है, या फिर किसी भी कारण से वो प्रॉपर वो फीड नहीं कर पाता है, तो ऐसे बच्चों में ज़्यादा प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, कि प्रोटीन की कमी हो गई। तो ये जनरली जो डिजीज़ है ये जनरली अपने सेंट्रल अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, इनके अंदर होती है बेटा। ठीक है, ये जब एक बार ना वॉर हुआ था बेटा, लड़ाई हो गई थी किस किस के बीच में? बांग्लादेश और इथोपिया के बीच में। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया था, तो जिससे जो इन्फेंट और चिल्ड्रन है, ये जनरली छोटे बच्चों में, इन्फेंट और चिल्ड्रन में ये जनरली डिजीज होती है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इफेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो ग्रोथ भी नहीं होती है, तो लथार्जी फील करता है। ठीक है, कैलोरीज नहीं मिलती है, पुअर कैलोरीफिक वैल्यूज होती है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको पढ़ते हैं। प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, यहां देखो दिया हुआ है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन, खाने में प्रोटीन की कमी हो जाना, एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। काफ़ी सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां खाने पीने की कमी है और जिसकी वजह से प्रोटीन की कमी आ रही है। उन कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो ये कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर खाने पीने की कमी है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। तो ये जो डिज़ीज़ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी पीईएम, ये लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है। कब? अगर सूखा पड़ गया है, पॉलिटिकल टर्मोइल, फेमाइन, कोई आपदा आ गई है, इस अगर ये वाले केसेस होते हैं तो इस केस में और ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है, क्योंकि खाने पीने की कमी हो जाती है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये एक बार बांग्लादेश में हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश में युद्ध छिड़ गया था ड्यूरिंग लिबरेशन ऑफ वॉर। एंड इन इथोपिया में भी हुआ था ड्यूरिंग सीवियर ड्रॉट इन मिड 80s। बांग्लादेश में तो किस कारण हुआ था कि भैया युद्ध छिड़ गया था, लड़ाई झगड़े हो गए थे, खाने पीने की कमी हो गई थी। और इथोपिया में भी एक बार बहुत सारे लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये डिजीज हो गई थी बच्चों को, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था मिड 80s में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मत भूलना। ठीक है, तो प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन जनरली किस किस को इफेक्ट करता है बेटा? जनरली ये इन्फेंट एंड द चिल्ड्रन को इफेक्ट करता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस मरासमस एंड क्वाशियोरकर। ये इस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? मरासमस एंड द क्वाशियोरकर। के लिख रही हूँ बेटा मैं यहाँ पे, एंड क्वाशियोरकर।
ठीक है। मरासमस क्या होता है बेटा, मरासमस के अंदर ये जो डिजीज मरासमस क्या होता है, जो बच्चे 1 साल की एज से कम होते हैं, 1 साल से छोटे होते हैं, अगर उन बच्चों में ये डिजीज हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, तो उसको मरासमस कहते हैं। ठीक है। और जो बच्चे 1 साल से बड़े होते हैं, अगर उनमें वो डिजीज हो जाए तो उसको हम क्वाशियोरकर कहते हैं। ठीक है, मोटा मोटा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। सो मरासमस इज प्रोड्यूस्ड बाय ए साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ, मरासमस में प्रोटीन के और कैलोरीज दोनों की कमी हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, प्रोटीन एज वेल एज कैलोरीज। ये जनरली किन में होती है, ये इन्फेंट में होती है जो 1 साल से कम एज के होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन इन्होंने बताया कि अगर माँ का दूध, मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरिफिक वैल्यू, माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, कोई भी रीजन है, और उसके बजाय वो ऐसे प्रोडक्ट बच्चों को खिला रही है जिनमें प्रोटीन की भी कमी है एज वेल एज कैलोरी की भी कमी है। ये जनरली दिस ऑफन हैपन्स इफ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, कि भैया दूसरी प्रेगनेंसी ज्यादा जल्दी हो गई है और जबकि छोटा जो पहला बच्चा है वो अभी भी छोटा है। ये रीजन एक वन ऑफ द रीजन दिया हुआ है, ऐसा हो सकता है। इन मरासमस प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी हो गई जिससे ग्रोथ कम हो गई, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, प्रोटीन में दिक्कत आने लगी, जो टूटते फूटते हैं उनको रिपेयर करता है ना प्रोटीन, उसमें दिक्कत आने लगी, एक्सट्रीम एमेसिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स, बॉडी मतलब एक्स्ट्रा पतली लगने लगी, लिम्स नजर आने लगे, लिम्स काफी थिन होने लगे, तो ये सब इसका रीजन हो सकता है। द स्किन बिकम्स ड्राई, थिन, रिंकल्ड आने लगे हैं, आपकी ये जो स्किन है वो काफी ज्यादा रिंकल्ड हो गई है। ठीक है, और जो ग्रोथ रेट है बेटा वो भी कम हो गया है। जो ग्रोथ रेट है, इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड, मतलब ब्रेन भी प्रॉपर काम नहीं करता है। ग्रोथ रेट, बॉडी वेट, लिम्स पतले हो गए हैं, स्किन पे झुर्रियां पड़ गई हैं, लिम्स दिखाई देने लगे हैं, बॉडी हद से ज्यादा पतली दिखाई देती है, ये सब मरासमस है। इवन ब्रेन के डेवलपमेंट पर भी फर्क पड़ता है। अब आता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर भी प्रोटीन डेफिशिएंसी से होती है, लेकिन इसमें कैलोरी का कोई रोल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होती है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मैं बता रही हूं इसको ध्यान रखना। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। मदर्स मिल्क को रिप्लेस तो किया गया, लेकिन किससे? कैलोरी तो ज्यादा है उस फूड प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोटीन नहीं है। कैलोरी तो ज्यादा है तो कैलोरी की कमी तो नहीं हुई, लेकिन प्रोटीन नहीं है, और ये जनरली 1 साल से बड़े बच्चों में होती है। मरासमस की तरह क्वाशियोरकर में भी वास्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, पतले हो गए, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। बट अनलाइक मरासमस, इसके अंदर कुछ फैट इकट्ठा हो जाता है बेटा अंडर द स्किन। ठीक है, तो जिससे ऐसा लगता है स्वेलिंग आ रही है कहीं कहीं बॉडी पार्ट्स पर। क्वाशियोरकर में, मरासमस में तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जान ही नहीं है, बिल्कुल पतला सा पेपर लग बन गया है बच्चा। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, कहीं कहीं फैट इकट्ठा हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर, तो जिससे एक्सटेंसिव ऑइडमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा हमारा यहाँ पर खत्म होता है। इस चैप्टर को आपको कम से कम 5 to 6 बार पढ़ना है, और जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, कम से कम 400 से 500 क्वेश्चंस करने हैं, PYQ भी निकालने हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत है और आप चाहते हो कि मैं आपको ये चीज़ें कराऊं यहाँ पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको यहाँ पर भी ज़रूर क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, लेकिन इससे आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ बेटा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ के रखिए, और आप इसको अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ लीजिए बेटा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, समरी पढ़ना मत भूलना, ये मत सोचना कि सेम चीज लिखी हुई है, कुछ भी नहीं छोड़ना है NCERT का। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर।